नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में जो अति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, परीक्षा के दृष्टिगत जो अति संभावित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को कालानुक्रमिक ढंग से हम यहाँ पर उनका अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, जो भी आपकी आगामी परीक्षाएँ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस की, यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस की 2024 की प्रारंभिक परीक्षा आपकी है 22 दिसंबर को प्रस्तावित, या फिर आरओ का जो री एग्ज़ाम होना है ना, वर्ष 2023 का। यदि आप इससे हट करके अन्य किसी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो जहाँ पर भी हिस्ट्री सिलेबस में एज अ सब्जेक्ट आपके मेंशन है, वहाँ पर ये वीडियो बहुत उपयोगी है। और परीक्षा में बैठने से पहले एक बार आप ये वीडियो या इस क्रम में पहले जो भी वीडियोस दिए गए हैं उनको देख करके ही बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1861 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट था, भारत परिषद अधिनियम, यहाँ तक की बात हमने की थी। हमने देखा कि जो भारत परिषद अधिनियम था 1861 का, उसमें पोर्टफोलियो प्रणाली और वायसराय की, या अब वायसराय हो गया है गवर्नर जनरल 1858 के बाद, तो आप कह सकते हैं उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के में ही आप देखेंगे कि भारतीय सिविल सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों आगे बढ़ते हैं हम। 1861 के बाद आप देखेंगे कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 भी यहाँ पर लागू किया जाता है। इसके बाद मित्रों 1862 से लेकर के 1863 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें भारत का वायसराय होता है लॉर्ड एल्गिन। ठीक है, 1863 के बाद 1864 से लेकर के 1869 तक आप देखेंगे कि भारत का वायसराय बनता है सर जॉन लॉरेंस। अब यहां पर मित्रों जो वायसराय का कालक्रम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में आपसे इसको क्रोनोलॉजी के साथ लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो यहां पर लॉर्ड एल्गिन रहता है और एल्गिन के बाद आपका सर जॉन लॉरेंस भारत का वायसराय बनता है। यहां पर जॉन लॉरेंस के समय अवधि में, समय काल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें आपका पहला है एंग्लो भूटान युद्ध। एंग्लो भूटान युद्ध आपका होता है 1865 में। इसके अलावा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1865 में, ड्यूरिंग द वायसरायशिप ऑफ लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के वायसराय काल के दौरान ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में आप देखेंगे कि उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद मित्रों 1866 में हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर होती है, तो ये आपकी लंदन में होती है। ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। 1866 के बाद हम और आगे जाते हैं, तो यहाँ पर साथियों 2 अप्रैल 1870 आप देखेंगे, 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रेनडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है। महादेव गोविंद रेनडे के अलावा और कौन कौन से सदस्य पूना सार्वजनिक सभा में शामिल थे, तो आप कह सकते हैं गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. साठे और एस.एच. चिपलोंकर। तो एम.जी. रेनडे, गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. साठे और एच.सी. चिपलोंकर, इन लोगों ने मिलकर के 2 अप्रैल 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पहले आपका कौन क्या बनता है, तो 1866 में आपको ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया जाता है। उसके बाद आपका 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनता है। इसके बाद 1869 से लेकर के 72 तक का जो कार्यकाल है वो भारत में लॉर्ड मेयो का होता है। लॉर्ड मेयो आपका वायसराय होता है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पूना सार्वजनिक सभा का निर्माण हुआ है, आप देखेंगे वो आपका हुआ है मेयो के कार्यकाल में। उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब पूना सार्वजनिक सभा का निर्माण हुआ था, स्थापना की गई थी, तो उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, तो था आपका लॉर्ड मेयो। 10 अप्रैल 1875 आप देखेंगे कि बंबई में आर्य समाज की स्थापना की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, वेदों की ओर लौटना, मतलब जो मूल वैदिक प्रथाएं हैं उनकी ओर लौटना। ठीक है, बैक टू द वेदास, ये आपकी आइडियोलॉजी थी आर्य समाज की। इन्होंने समाज में जो कुरीतियां थी, है ना, उनका खंडन किया, जिसमें आप कह सकते हैं कुछ कुरीतियां थी, जैसे आपका मूर्ति पूजा हो गया, आइडल वर्शिप, इसके बाद जातिगत भेदभाव हो गया, या धार्मिक असहिष्णुता।
ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं कि आर्य समाज की आइडियोलॉजी क्या थी, मूल वैदिक प्रथाओं की ओर लौटना। इसके अलावा मूर्ति पूजा, जातिगत भेदभाव या धार्मिक असहिष्णुता का इन्होंने बहिष्कार किया या खंडन किया। ठीक है, इसके बाद मित्रों 1876 में आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो आप देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मित्रों 1876 के बाद आप देखेंगे 1876 से 1880 तक भारत में कौन वायसराय होता है? तो लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन, रिपन, डफरिन लाइन से आते हैं। 1876 से 1880 तक आपका लिट्टन रहता है, 1880 से 1884 तक आपका रिपन रहता है, उसके बाद आपका डफरिन आ जाता है। तो लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा आप देखेंगे कुछ बहुत ही एनार्कियल या फिर आप कह सकते हैं मनमाने ढंग से कुछ एक्ट पारित किए गए थे, जिसमें आपका 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, 1878 का ही आर्म्स एक्ट था। इसके अलावा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर ये आपके लिट्टन के ही टाइम पर हुए थे, 1788 से लेकर के 1778 से 1780 तक। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर या द्वितीय अफगान युद्ध ये आपका लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर हुआ था। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 1880 से 84 तक आपका रिपन आ जाता है भारत में वायसराय बनकर। इसमें आप देखेंगे मित्रों कि रिपन के द्वारा वो सारे एक्ट हटाए जाते हैं जो लिट्टन के द्वारा बनाए गए थे, जो कि अनार्कियल नेचर के थे या मनमाने ढंग से पारित किए गए थे। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के ही टाइम पर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लाया जाता है। आप देखेंगे कि जो दूसरा कारखाना अधिनियम है लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर 1891 में आता है। पहला कारखाना एक्ट या पहला फैक्ट्री एक्ट जो आया था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था। इसके अलावा भारत में स्वशासन की स्थापना की गई थी 1882 में। 1882 में आप देखेंगे स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिनको आज के टाइम पर हम पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके रूप में देखते हैं। यहाँ पर मित्रों रिपन के ही टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा पर, एजुकेशन पर हंटर आयोग बनाया गया था 1882 में। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी शिक्षा पर, किसके टाइम पर? रिपन के टाइम पर। रिपन के टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी जिसको हम इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जानते हैं, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम से। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं इल्बर्ट बिल पर, तो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, यह किस वायसराय के टाइम पर आया था इल्बर्ट बिल? तो इल्बर्ट बिल आया था रिपन के टाइम पर। इसके अलावा इल्बर्ट बिल विवाद था क्या? तो मित्रों जो भारतीय जज थे उनको ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो थे उनको ट्रायल करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, इवन जो ब्रिटिश जज होते थे वो भारतीय या इंडियन और ब्रिटिश दोनों ही प्रकार के लोगों का ट्रायल अपने कोर्ट में कर सकते थे, लेकिन जो इंडियन जज थे उनको ये अधिकार नहीं था। वो केवल और केवल भारतीय जो लोग थे उनका ट्रायल अपने कोर्ट में करते थे। ब्रिटिशर्स को ट्रायल करने का अधिकार भारतीय जज के पास नहीं था, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इल्बर्ट बिल लाया गया। इल्बर्ट बिल के माध्यम से जो भारतीय जज थे उनको भी यह अधिकार दिया गया कि वो जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उनका भी ट्रायल अपने कोर्ट में कर सके। ठीक है, तो यही आपका इल्बर्ट बिल विवाद था 1883 से लेकर के 1884 के बीच में हुआ था। किसके टाइम पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पर। 1884 से लेकर के 1888 में आप देखेंगे कि लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय बनता है। लॉर्ड डफरिन के टाइम पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। इसके अलावा जो थर्ड बर्मा वॉर होते हैं, तीसरा बर्मा युद्ध होता है 1885 से 86 के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है किसके टाइम पर होता है? लॉर्ड डफरिन के टाइम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको एकदम जहन में अपने बैठा लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद आप कह सकते हैं एसोसिएटेड वायसराय। इसके बाद 1885 में जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। पहला अधिवेशन जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो 28 से 31 दिसंबर 1885 में होता है। यहाँ पर पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित किया जाता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जहाँ पर 72 डेलीगेट्स टोटल पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपके लॉयर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, मतलब एडवोकेट्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो भी सम्मिलित हैं। तो टोटल आपके 72 डेलीगेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। आईएनसी के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आईएनसी का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था।
इसके बाद मित्रों 1888 से 1893 तक आप देखेंगे लॉर्ड लैंसडाउन भारत का वायसराय बनता है, और इसी के टाइम पर सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में पास किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट जो आपका 1892 का होता है वो पास किया जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डूरंड आयोग की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय होता है और इसी के टाइम पर डूरंड आयोग की नियुक्ति की जाती है 1893 में। डूरंड आयोग ने क्या किया, तो आप कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका निर्धारण किया, जिसको हम आज डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। तो डूरंड आयोग की स्थापना किसके टाइम पर हुई थी, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1892 में, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है। इसके बाद मित्रों 1893 से लेकर के 1899 तक आप देखेंगे कि एल्गिन सेकंड भारत का वायसराय होता है। 1893 से 99 के बीच या फिर 1899 से 1905 तक आप कह सकते हैं एल्गिन सेकंड के बाद सब्सिडरी अलायंस आपका वेलेजली का था, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वायसराय या गवर्नर जनरल भारत में हुआ है वो आपका है लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल होता है 1899 से लेकर के 1905 तक। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर बंग भंग होता है, ये हम सभी को पता है। इसके अलावा आप देखेंगे पुलिस आयोग की नियुक्ति की जाती है 1902 में, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति होती है 1902 में, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है इस आयोग के रिकमेंडेशन पे 1904 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग ईयर के हिसाब से क्रोनोलॉजी किसी भी प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछा सकता है। इसके बाद मित्रों 1905 में आप देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट है वह है आपका बंगाल का विभाजन। घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को और यह लागू कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि मॉर्निंग डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सॉरी मॉर्निंग डे हम कब मनाते हैं, सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते ना। मॉर्निंग डे मतलब आप कह सकते हैं शोक का दिवस। जब बंग भंग हुआ था तो एक शोक का दिवस मनाया गया, कब, जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तब नहीं, जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। घोषणा हुई थी आपकी 20 जुलाई को, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को, तो जो मॉर्निंग डे है वो आप कह सकते हैं 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद मित्रों आप देखेंगे कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके विरोध में पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और यहां पर स्वदेशी आंदोलन लॉन्च किया गया, है ना, बंगाल विभाजन के विरोध में। कब से कब तक, 1905 से 1911 तक। 1911 तक क्यों चला, क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली दरबार 1911 में जो बंगाल विभाजन किया गया था उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला वो था आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 से 11 तक। यहां पर लॉर्ड मिंटो सेकंड भारत का वायसराय होता है, ध्यान रखना है आपको। जब स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे तो भारत का वायसराय कौन था, मिंटो सेकंड। यहां पर 1905 से लेकर के 1910 तक आप देखेंगे मिंटो द्वितीय का वायसराय काल होता है। यहां पर मित्रों 1906 में आपको ध्यान रखना है, इसी टाइम पीरियड में, मिंटो सेकंड के टाइम पीरियड में 1906 में दादा भाई नौरोजी, आप कह सकते हैं कि बंगाल अधिवेशन जो होता है, कांग्रेस का जो बंगाल अधिवेशन होता है 1906 में, उसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो क्या घोषित किया जाता है, स्वराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया। तो 1906 का जो बंगाल अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी उसमें प्रिसाइड करते हैं, उनके द्वारा कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया जाता है। कौन वायसराय होता है, मिंटो सेकंड। ठीक है। इसके बाद मित्रों 1910 के बाद हम देखते हैं 1906 में ही, 1905 से 1910 के बीच में ही आप देखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर होती है, ढाका में इसका गठन होता है। फाउंडर और प्रथम अध्यक्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में कि कौन फाउंडर था और कौन पहला अध्यक्ष था। तो ध्यान रखिएगा, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान ये इसके फाउंडर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन है, तो फाउंडर हैं आपके नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान, ये आपके फाउंडर हैं। और जो पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये आपके थे सुल्तान मोहम्मद शाह या आगा खान थर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 1906 के बाद देखेंगे 1907 में, मतलब अभी मिंटो सेकंड का ही कार्यकाल चल रहा है, और इसी टाइम पे देखिए 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है। अब आप देखेंगे कि 1907 में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर दो विंग हैं, गरम दल और नरम दल। जो गरम दल के नेता हैं वो चाहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, इनमें से किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाए कांग्रेस का, जो अधिवेशन होता है। और जो नरम दल के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो इनके नेता हैं रास बिहारी घोष, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए।
तो अध्यक्ष पद को लेकर के यहां पर विवाद होता है गरम दल और नरम दल के बीच में, और कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, जिसको सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन का नाम दिया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वापस से कब मिलते हैं, 1916 का जब लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जब लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 का, तो उसमें आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों के प्रयासों से वापस कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी बात आगे हम करेंगे। 1908 में आप देखते हैं कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लागू किया जाता है। 1908 और 1910 मतलब 1910, इन दोनों ही टाइम पर भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लागू किया जाता है, जिसको बाद में आप देखेंगे तेग बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक सप्रू कमेटी बनाई जाती है। तो सप्रू कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर इन दोनों अधिनियमों को निरस्त किया जाता है, तो इसकी भी बात हम बाद में करेंगे। 1909 में यहां पर मित्रों मॉर्ले मिंटो सुधार, सर जॉन मॉर्ले और मिंटो, मिंटो आपका वायसराय है, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो मॉर्ले मिंटो सुधार में आप देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग लगातार की जा रही थी वो इनको यहाँ पर प्रदान कर दी जाती है मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा। तो मॉर्ले मिंटो सुधार में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, एक है आपका कि मुसलमानों को या मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है जो पृथक निर्वाचन की पद्धति है, और दूसरा क्या है कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है अब उसमें एक भारतीय सदस्य को सम्मिलित किया जाएगा। तो पूछा जाता है कि इस तरह से पहला भारतीय सदस्य कौन था जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले भारतीय सदस्य थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा। इसके बाद मित्रों 1909 के बाद आप देखते हैं 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम लाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि सप्रू समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर 1908 और 1910 के जो प्रेस अधिनियम होते हैं उनको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मित्रों 1910 से 1916 तक आप देखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भारत का वायसराय होता है, हार्डिंग सेकंड। और इसी टाइम पीरियड के बीच में आप देखेंगे 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली दरबार जिसमें किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी इन दोनों लोग को भारत में इनवाइट किया जाता है, ये दोनों लोग भारत आते हैं। ठीक है, उसके बाद दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें एक है आपका कि जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी, और दूसरा निर्णय है कि जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसको निरस्त किया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बंगाल विभाजन को रद्द करना 1911 के दिल्ली दरबार में, और दूसरा है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण करना। ठीक है, 1911 में। इसके बाद मित्रों इसी टाइम पीरियड में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जब वायसराय होता है 1910 से 16 के बीच में, आप देखेंगे 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है? 1915 में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पर। इसके बाद देखेंगे मित्रों 1915 में ही 1914 से 1919 के बीच में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। इस दौरान 1915 में ही महात्मा गांधी भारत आते हैं, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी इनटू इंडिया। 1915 में जब वो भारत आते हैं तो यह प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि गांधी जी का भारत में पहला पब्लिक या बड़ा या मास पब्लिक अपीयरेंस कौन सा था, जब गांधी जी ने सार्वजनिक उपस्थिति अपनी दर्ज की थी पहली? तो आप कह सकते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन समारोह था, जो बीएचयू का उद्घाटन समारोह था, उसमें गांधी जी ने अपना एक स्पीच दिया था, और आप कह सकते हैं यही भारत में गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद आप देखेंगे कि महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को सजेस्ट करते हैं कि आप अभी 1 साल भारत का भ्रमण कीजिए, दक्षिण अफ्रीका से आप कई साल बाद आए हैं, भारत की स्थिति को समझिए, उसके बाद आप अपना आंदोलन या प्रोटेस्ट चालू कीजिए। यहाँ पर मित्रों आप देखते हैं कि 1917 में इसीलिए गांधी जी का पहला आंदोलन होता है, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आप कह सकते हैं गांधी जी का भारत के अंतर्गत पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी होता है। यहाँ पर मित्रों 1916 से 1921 के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय होता है, और इसी के टाइम पर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया जाता है, जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, जिसकी बात अभी आगे हम करेंगे। इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे 1916 में
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग लॉन्च किया जाता है। अब यहाँ पर किसने पहले लॉन्च किया था ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक। अप्रैल 1916 में तिलक का होम रूल आता है और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट का अखिल भारतीय होम रूल लीग लॉन्च किया जाता है। ठीक है, 1916 में। इसके बाद मित्रों 1916 के बाद आप देखेंगे 1917 में, 1916 में ही आप देखिए एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ये आपके अध्यक्ष होते हैं। इनकी अध्यक्षता में लखनऊ पैक्ट होता है। पैक्ट किसके किसके बीच में होता है, तो आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में ये पैक्ट साइन होता है। इसके अलावा इसी लखनऊ अधिवेशन में आप देखेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स ये एक दूसरे से मिलते हैं। किसके प्रयासों से मिलते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से। 1917 में एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा जारी की जाती है। अब अगस्त घोषणा, इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी आप कह सकते हैं, अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगस्त घोषणा 1917 वाली हो गई, अगस्त क्रांति क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना है और इनका कालक्रम आपको देखते रहना है। 1917 में साथियों यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह होता है नील की खेती के लिए, आपको पता है। यहाँ पर मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को किसने इनवाइट किया था, तो राजकुमार शुक्ला और बृजकिशोर प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों लोगों ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए कि आप यहाँ पर आइए और इसका आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। यहाँ पर मित्रों कहाँ पर इन लोगों ने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को, तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी को इन दोनों लोगों ने इनवाइट किया था कि आप चंपारण आइए और वहाँ पर जो लोगों का दुख है या फिर जो लोगों का वहाँ पर जो एक तरीके से एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा, उसके खिलाफ आप आंदोलन कीजिए। इसके बाद मित्रों चंपारण सत्याग्रह में आपसे पूछा सकता है कि महात्मा गांधी जी का सपोर्ट किसने किसने किया था, तो आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी और राम नवमी प्रसाद, ये नाम आपको याद रखने हैं। इन लोगों ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का सहयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह को ही प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। भारत के अंतर्गत महात्मा गांधी जी का पहला सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, तो वो आपका था चंपारण सत्याग्रह। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कौन सा था, तो वो आपका था खेड़ा सत्याग्रह। और यदि आपसे पूछा जाए कि पहला हंगर स्ट्राइक कौन सा था, तो वो था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, तो आप देखेंगे 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है, गांधी जी नेतृत्व करते हैं और यही भारत में गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था, हंगर स्ट्राइक था। यहाँ पर अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, तो अनुसुईया साराभाई, इनके द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। जिस तरह राजकुमार शुक्ला और बृजकिशोर प्रसाद के द्वारा चंपारण सत्याग्रह में इनवाइट किया गया था, उसी प्रकार अहमदाबाद मिल हड़ताल में किसने इनवाइट किया था, अनुसुईया साराभाई ने। इसके बाद मित्रों 1918 में ही आप देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह होता है, जो कि पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है गांधी जी का भारत के अंतर्गत। खेड़ा सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपके खेड़ा सत्याग्रह में प्रमुख नेता थे जो गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद मित्रों 1919 में आप देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होते हैं। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसकी, जैसे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन। प्रोविंशियल डायरकी की बात कहां पर हुई है, प्रोविंशियल डायरकी की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में की गई है। अगर डायरकी एट सेंटर की बात की जाए कि केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट से लाया गया, तो आप कह देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इसके बाद द्वैध शासन में आप देखेंगे जो कानून बनाने के विषय थे उनको दो सूचियों में विभाजित किया गया। आप कह सकते हैं स्थानांतरित और आरक्षित सूची। आरक्षित सूची में जो विषय बनाए गए, आरक्षित सूची में जो विषय रखे गए, उसमें कानून बनाने का अधिकार एक्सक्लूसिवली आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का था। ठीक है, इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है, महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया।
इसके बाद मित्रों 1919 में आप देखेंगे एक बहुत ही अराजक एक्ट पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश परिषद के द्वारा, जिसको बोला गया रॉलेट अधिनियम। इसको एक और नाम से जाना जाता है, अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। कई बार परीक्षा में ये वाला नाम पूछ देते हैं, अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, तो अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस एक्ट की बात हो रही है। तो रॉलेट एक्ट का ही दूसरा नाम है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, ठीक है। और इसी एक्ट के चलते आप देखेंगे कि एक बहुत ही अमानवीयकृत अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है भारत के अंतर्गत, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इसका कुछ बैकग्राउंडर है जिसका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये एक्ट पारित हुआ, तो इसको अलग से हम देख लेते हैं। जो पृष्ठभूमि है वो 1918 में ही स्टार्ट हो जाती है। 1918 में ब्रिटिश विधान परिषद के द्वारा आप कह सकते हैं एक आयोग की नियुक्ति की जाती है, जिसको रॉलेट आयोग का नाम दिया जाता है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह आयोग नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर मित्रों 1918 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति होती है। इसके अलावा सिडनी रॉलेट के अलावा और कौन कौन से मेंबर थे इसमें, तो जो डेवी हॉज, बेसिल स्कॉट, वर्ने लवेट, पीसी मितर और सीवी कुमारस्वामी शास्त्री, ये अन्य सदस्य थे रॉलेट आयोग के। इसके बाद मित्रों इस आयोग के रिकमेंडेशन के अनुसार मार्च 1919 में ब्रिटिश विधान परिषद के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित कर दिया जाता है। इसके पारित होने के बाद इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919, डेट याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919, इस दिन महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया जाता है। रॉलेट सत्याग्रह के समर्थन में कुछ नेताओं ने, जो ब्रिटिश परिषद था वहां से इस्तीफा दे दिया, जिसमें कौन कौन शामिल था, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक। तो मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहर उल हक, इन तीनों लोगों ने ब्रिटिश परिषद से इस्तीफा दिया था रॉलेट सत्याग्रह के समर्थन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसने इस्तीफा दिया था। अब आप देखेंगे रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च होता है, उसके बाद जो रॉलेट एक्ट है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं नो वकील, नो अपील, नो दलील, ठीक है। मतलब इस एक्ट में ऐसे कानून थे जिसके द्वारा अगर अंग्रेजों को शक होता है कि कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्रांतिकारी गतिविधियों में अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो उसको बिना कोई वारंट के, आप कह सकते हैं बिना किसी वकील के, बिना किसी वकील दलील के उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अनिश्चित काल के लिए उसको डिटेन किया जाएगा। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि पंजाब के दो बहुत लोकप्रिय नेता थे, एक थे आपके डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों को, सैफुद्दीन किचलू का नाम आपको जो आपका खिलाफत आंदोलन था उसमें भी दिखाई देगा, खिलाफत आंदोलन के भी एक महत्वपूर्ण नेता थे आपके सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सतपाल, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों को अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। इस अरेस्ट के विरोध में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं, आप कह सकते हैं बैसाखी के दिन एक जगह पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। अब कुछ लोग 10-12 लोग इकट्ठा होकर के वहां प्रदर्शन कर रहे थे, बैसाखी का दिन था, जो गांव के लोग थे वो मार्केट करने, आप कह सकते हैं बाजार में सामान वगैरह खरीदने पहुंचे हुए थे, इकट्ठा थे। अब एक जगह पर अगर हम लोग भी कहीं जा रहे हों और कहीं पर थोड़ी भीड़ दिखाई देती है तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो वहां पर इस तरह से बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और उस भीड़ में केवल और केवल महिलाएं, बच्चे और वृद्ध लोग शामिल थे। तो जनरल डायर, आप कह सकते हैं, उसने या अंग्रेजों ने वहां पर एक बहुत ही अमानवीय कृत किया, चारों तरफ से घेर करके ओपन फायर का ऑर्डर किया और बहुत सारे लोगों को गोली मार दी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इवन इतने में भी दिल नहीं भरा तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग बचने के लिए कुएं में कूद गए। वहां पर एक कुआं था, कुएं में कूदे हुए लोगों के ऊपर उसने गोलियां चलवा दी, शवों के ऊपर दोबारा गोलियां चलवाई कि कोई जिंदा ना बचा हो। मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही दानवीय कृत जिसे कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं सब कामों के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, देखिए महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी बहुत ही डिफरेंट थी। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, बहुत लोग सपोर्ट भी करते थे, लेकिन हम लोगों की समझ से ये बाहर है कि आप सोचो कि ये सारे कांड होने के बाद, ये सारे इवेंट होने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो गांधी जी कहते हैं कि मैं फासिस्ट आइडियोलॉजी के विरोध में हूँ, मैं फासिज्म के विरोध में हूँ, इसलिए ब्रिटिशर्स का हमें सपोर्ट करना चाहिए इस वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर क्यों सपोर्ट करें हम उनका, जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कर चुके हैं, जब इतनी मतलब अमानवीय
कृत्यों में वो शामिल हो चुके हैं, तो हम फिर उनका सपोर्ट क्यों करें। और यही लॉजिक था कि सुभाष चंद्र बोस उसके विरोध में थे। आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, इन सभी लोगों ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देना चाहिए, जब अंग्रेज भारतीयों का सपोर्ट मांग रहे थे। ठीक है, यही असली टाइम है, सही टाइम है इनको खदेड़ने का भारत से। बहुत सारे लोग इस बात की, आप कह सकते हैं, इस बात में अपनी सहमति व्यक्त कर रहे थे। तो यहां पर मित्रों 13 अप्रैल, ये डेट याद आपको रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा पहले लॉन्च किया जाता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसके बाद यहां पर 14 अक्टूबर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखिए जो अमानवीय कृत्य हुए, उसके बाद क्या होना चाहिए था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स देखा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस पर जांच बैठानी चाहिए थी और जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको टर्मिनेट करके और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट देना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हंटर आयोग की नियुक्ति की और हंटर आयोग ने जो भी पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे उनको शाबाशी दी। मतलब ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उससे भी बुरा ये था, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड से बुरा क्या था कि हंटर आयोग ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। उसके बाद मित्रों 1919 में आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन लॉन्च होते हैं। 1914 से लेकर के 1919 तक आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होते हैं। 1919 में जो टर्की का खलीफा है उसकी अथॉरिटी को अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। इस चीज़ के विरोध में पूरे विश्व के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। भारतीय मुसलमान जो थे, आप कह सकते हैं, वो उन्होंने भी इसका विरोध किया और भारत में खिलाफत आंदोलन लॉन्च किया। किसने? अली बंधुओं ने। ठीक है, इसके अली बंधुओं के साथ आप देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, एम ए अंसारी और सैफुद्दीन किचलू, ये भी यहां पर थे और बाद में यही लोग असहयोग आंदोलन में भी शामिल हो जाते हैं। आप कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था उसके विरोध में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन लॉन्च किया जाता है। असहयोग आंदोलन में एक जो सबसे दुखद घटना क्या हुई कि 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन यह आंदोलन लॉन्च होता है, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में आंदोलन लॉन्च होता है। सितंबर 1920 जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है इसकी पुष्टि कर दी जाती है। यहां पर मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के विरोध में कौन कौन था। देखिए बहुत सारे लीडर्स थे, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, अपना ओपिनियन था। असहयोग आंदोलन लॉन्च करने का ये सही समय नहीं है। इस चीज का समर्थन कौन लोग कर रहे थे, तो आप कह सकते हैं CR दास, पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में ये पूछा सकता है ना। डिफर्ड व्यू थे, लीडर्स थे, उनका अपना ओपिनियन था, अपना मत था, जिसमें कुछ लोगों ने बोला कि जो असहयोग आंदोलन है ये लॉन्च करने का सही टाइम नहीं है, तो आप कह सकते हैं CR दास, पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। इसके बाद मित्रों 1 अगस्त 1920 के बाद आप देखेंगे 1920 से 1930 के बीच में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई भारत के अंतर्गत। क्रांतिकारी गतिविधियों में हम देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसी दौरान आप देखेंगे 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, चौरी चौरा कांड होता है। इसी में आप देखेंगे आगे चल करके जो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस है वो होता है, या चटगांग आर्मरी रेड जो होता है सूर्यसेन के नेतृत्व में। तो ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियां इस टाइम पीरियड में कंडक्ट करी जाती हैं। अब यहां पर मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टाइम पीरियड है 1921 से लेकर के 1926। इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। इसी टाइम पीरियड में स्वराज पार्टी का गठन होता है। कौन वायसराय है? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का वायसराय है। तो यह प्रश्न पूछा सकता है कि काकोरी ट्रेन एक्शन के टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। कब से कब तक? 1921 से 1926 तक। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास, मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है 1922 में। ठीक है, 9 अगस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1925, जिसको हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, 4 फरवरी 1922 आप देखेंगे, इसी दौरान जब लॉर्ड रीडिंग वायसराय है भारत का, इसी के कार्यकाल वायसरायशिप में 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने लॉन्च किया था तो गांधी जी ने कहा था कि ये एक
नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, मतलब अहिंसात्मक आंदोलन है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। कुछ संभावनाएं बनती हैं, एक मॉब होता है, उसने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। तो इस इवेंट से आप कह सकते हैं आहत होकर के महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, या असहयोग आंदोलन को रोक दिया। इसके बाद मित्रों 1926 से 1931 तक के टाइम पीरियड में लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि 1927 में हरकोट बटलर के चेयरमैन अध्यक्षता में भारतीय राज्य आयोग का गठन किया जाता है। इसी टाइम पर इरविन घोषणा, इरविन डिक्लेरेशन आता है। इरविन डिक्लेरेशन में इरविन बोलता है कि हम गोलमेज सम्मेलन करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इस तरह से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करे जाते हैं। इसी में आप देखेंगे 1927 का जो साइमन कमीशन है ना, साइमन कमीशन भारत आता है, और उसी के विरोध में आप देखेंगे कि लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। तो ये सभी काम जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसके टाइम पर? लॉर्ड इरविन के टाइम पर ये वायसराय होता है भारत का। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए कि इरविन डिक्लेरेशन क्यों आया, लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया, पूर्ण स्वराज कब लक्ष्य बनाया गया, तो कुछ बैकग्राउंडर है जिसका आपको पता होना चाहिए। तो वो शुरू होता है आपका 1927 से। 1927 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा सकता है। मार्गरेट कजिन्स के द्वारा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत की गई। 1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। 1927 में साथियों मैंने बोला कि साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। अब 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का आया था, तो तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि 10 साल के बाद हम इस अधिनियम के द्वारा जो भी शासन किया जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कार्य हो रहे हैं, उनकी समीक्षा करने के लिए एक कमीशन भेजा जाएगा। तो उसी आधार पर 1927 में आप देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है भारत सरकार अधिनियम 1919 के जो काम काज है उसके जांच के लिए, उसकी समीक्षा के लिए। 1927 में 3 फरवरी 1928 आप देखेंगे साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। ठीक है, अब 1927 में जब साइमन कमीशन भारत नियुक्त किया जाता है, तभी दिसंबर 1927 में कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन होता है उसमें इसका बहिष्कार कर दिया जाता है, और 3 फरवरी 1928 को जब यह भारत पहुंचता है तो भारत में इसका पुरजोर विरोध किया जाता है। विरोध के दौरान आप देखेंगे जो प्रोटेस्ट होता है उसको लीड कौन करता है? लाला लाजपत राय कांग्रेस की ओर से। यहां पर जेम्स स्कॉट, ये नाम याद रखिएगा, है ना, ये नाम आपको याद रखना है, जेम्स स्कॉट। यही वो व्यक्ति है जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, और लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी को बहुत भारी चोट लगती है, और 17 नवंबर 1928 को कार्डियक अरेस्ट या हृदयघात से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जेम्स स्कॉट यहां पर है। ठीक है, इसके बाद मित्रों साइमन कमीशन के विरोध में ही आप देखेंगे 1928 में कांग्रेस के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, जहां पर भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाती है। तो नेहरू रिपोर्ट आप कह सकते हैं पहला इंस्टेंस था जहां पर भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाती है। साथ ही कहा जाता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली होगी जिसमें द्विसदनी विधायिका कार्य करेगी। तो संसदीय शासन प्रणाली में द्विसदनी विधायिका के साथ भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, नेहरू रिपोर्ट 1928। इसके काउंटर में अब आप देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है 1906 में। मुस्लिम लीग हमेशा से ही एक अपनी धारा में बहता था। इसी को काउंटर करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 बिंदु प्रस्तावित किए। ठीक है, 1929 में। और आप देखेंगे इस बात की पुष्टि करने के लिए, नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही जब दिसंबर 1929 में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो आप देखेंगे 1928 में सबसे पहले कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें नेहरू रिपोर्ट की जो पुष्टि होती है, नेहरू रिपोर्ट में जो बात कही जाती है कि डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए, उसको और उसकी पुष्टि करता है कांग्रेस। कैसे? कांग्रेस के अकॉर्डिंग 2 साल के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना होगा। 1 साल का ग्रेस पीरियड यहां पर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में 1928 के, कि 31 दिसंबर 1929 तक अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया गया तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च कर देंगे। तो आप देखेंगे 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लाहौर सेशन, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करने के लिए पुष्टि कर दी जाती है। यहां पर मित्रों इसी के आप कह सकते हैं प्रति उत्तर में अक्टूबर 1929 में इरविन डिक्लेरेशन आता है। इरविन कहता है कि हम लोग बैठते हैं, बैठकर बात करते हैं, गोल में सम्मेलन करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, उसमें जो कंक्लूजन निकलेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। इरविन ये भी कहता है कि हम डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मामला यह है कि डोमिनियन स्टेटस कब तक देंगे, कोई समय सीमा नहीं बताता है। तो इसी में आप कह सकते हैं, इसी के उत्तर में कांग्रेस के द्वारा 2 नवंबर 1929 को दिल्ली का घोषणा पत्र जारी किया जाता है, दिल्ली डिक्लेरेशन। और दिल्ली डिक्लेरेशन में कांग्रेस कहता है कि हमें तत्काल डोमिनियन स्टेटस चाहिए। और इसी के बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जैसे कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर में कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, इसी में लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। 31 दिसंबर 1929 लाहौर में ही रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ठीक है, इरविन अपने डिक्लेरेशन में जिन गोलमेज सम्मेलनों की बात करता है उनको बहिष्कृत किया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है। 26 जनवरी 1930 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण से आप देखिए जो रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया जाता है। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में क्लियर कर दिया था, पूर्ण स्वराज, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मित्रों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया जाता है 6 अप्रैल 1930 को। अब 6 अप्रैल 1930 को आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च हो जाता है, लेकिन इससे पहले गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च होता है। ठीक है, अहमदाबाद से दांडी तट तक, दांडी कोर्ट तक मार्च करते हैं। ये मार्च शुरू होता है 12 मार्च को, 12 मार्च को दांडी मार्च प्रारंभ होता है। और आप कह सकते हैं 5 अप्रैल को दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ते हैं और 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च कर दिया जाता है। तो जो डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर जो दांडी मार्च होता है ध्यान रखिएगा, गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स जाते हैं, गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन दांडी मार्च में यहाँ पर 78 फॉलोअर्स जाते हैं। ठीक है, 72 और 78, 72 था आपका पहला कांग्रेस का अधिवेशन, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, और यहाँ पर आपका दांडी मार्च है 78 फॉलोअर्स के साथ। ध्यान रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 6 अप्रैल को, जो नमक कानून तोड़ा जाता है वो आपका होता है 5 अप्रैल को। इसके बाद मित्रों 12 नवंबर 1930 से लेकर के 1931 के बीच में, जैसा कि इरविन ने अपने डिक्लेरेशन में कहा था, गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। इसका उद्घाटन कौन करता है? दिल्ली दरबार में 1911 में जो आप कह सकते हैं किंग जॉर्ज पंचम आया था, तो यही उसका उद्घाटन करता है। आपको ध्यान रखना है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ब्रिटिश प्राइमर होता है रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड कौन है? वही जिसने कम्युनल अवार्ड दिया था 1932 का। ठीक है, तो अभी आगे हम देखेंगे कि रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा ही कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके बाद पूना पैक्ट होता है 1932 में। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था। तो यहां पर मित्रों पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इसमें से केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। किसने तीनों में किया था? तो तीनों में किया था अंबेडकर ने, BR अंबेडकर, इन्होंने तीनों में किया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन्होंने भी तीनों में किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन उपस्थित था? तो जैसा कि मैंने बताया, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, BR अंबेडकर। इसके अलावा कौन उपस्थित नहीं था? तो कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसी कारण से इस गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन इरविन क्यों कर रहा था? क्योंकि वो कांग्रेस को अपनी साइड लाना चाहता था, अपने जो आप कह सकते हैं उसके जो अपनी जो शर्तें थी उस पर कांग्रेस को वो मनवाना चाहता था। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसको आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ध्यान रखना है, राधाबाई सुब्बारायण और सरोजिनी नायडू, इन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को किसने रिप्रेजेंट किया था? राधाबाई सुब्बारायण और सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे नवंबर 1900 पहले तो 5 मार्च 1931 में हम देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट होता है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो अब इरविन कहता है कि आओ बैठ के बात करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट होता है।
यहाँ पर जो राजनेता होते हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है, इस पैक्ट के अनुसार उनको रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी या कांग्रेस तो ये भी कहती है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी हुई थी उस पर भी यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं अभी तक दिखाई पड़ा है। 1931 से लेकर के 1936 में आप देखेंगे कि लॉर्ड वेलिंगडन भारत का वायसराय होता है। तो बीच बीच में ये वायसराय के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग याद करते चलो कि 1931 से 36 के बीच में जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो उसके बाद या फिर उस टाइम पे कौन भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय होता है? लॉर्ड वेलिंगडन, ठीक है। 7 सितंबर 1931 आप देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और इसी में केवल आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। आईएनसी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और BR अम्बेडकर। इसके बाद मित्रों 17 नवंबर 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। यहां पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो आप कह सकते हैं अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, फजलुल हक। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। मैंने आपको बताया रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में ही, स्पेसिफिकली 16 अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि 24 सितंबर 1932 को BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता का नाम दिया जाता है। यहाँ पर मित्रों ध्यान ये रखना है कि जब महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था तो महात्मा गांधी अनशन पे थे और उस वक्त वो पूना की यरवदा जेल में थे। और पूना के चूंकि यरवदा जेल में थे तो आप कह सकते हैं कि जो समझौता कराया था BR अम्बेडकर के साथ वो कराया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसके बाद मित्रों मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा व्हाइट पेपर रिलीज किए जाते हैं जिसके आधार पर भारत के लिए एक संविधान बनाने की बात की जाती है। और इसी के आप कह सकते हैं प्रोविजंस के आधार पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया जाता है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसकी कुछ विशेष बातें हैं, जैसे प्रांतों में दायरकी कब लाई गई थी? 1990 के एक्ट के द्वारा, 1919 के एक्ट के द्वारा। उसी तरह सेंटर में दायरकी लाई गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। इसके अलावा ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई है, अखिल भारतीय संघ की बात 1935 में। प्रांतों में बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 के एक्ट में। द्विसदनीयता प्रांतों में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके अलावा 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मित्रों 1936 से 1944 के बीच में लॉर्ड लिनलिथ को भारत का वायसराय होता है। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे 1938 और 1939 ये था आपका कांग्रेस का हरिपुरा सेशन, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, और ये था त्रिपुरी, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। इन दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कह सकते हैं SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। जो आपका हरिपुरा सेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध जीते थे, ठीक है, कंप्लीट मेजोरिटी के साथ। और जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें स्मॉल मार्जिन के साथ ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। लेकिन यहां पर कौन खुश नहीं था? कांग्रेस के प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस, कौन खुश नहीं होगा? तो महात्मा गांधी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि बोस को लगता था कि महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है नॉन वायलेंस की, उससे हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। महात्मा गांधी का मानना था कि सुभाष चंद्र बोस हैं तो मेरे बेटे, लेकिन घर का बिगड़ा हुआ बच्चा है तो इसको सबक सिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस बात की पुष्टि भी करते महात्मा गांधी। जनवरी 1940 में गांधी जी ने CF एंड्रूज को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा है कि SC बोस जो है ये मेरा बेटा है, लेकिन घर का एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसलिए इसको सुधारने की आवश्यकता है। अब यहां पर मित्रों ध्यान रखना है, त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ था 1939 का, तो सुभाष चंद्र बोस को इतना आइडिया लग गया था कि कांग्रेस में जो गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस में जब तक एक ट्रू लेफ्ट विंग पार्टी का गठन नहीं होगा तब तक कांग्रेस जो मेरे आदर्श हैं उस पर चलने के लिए रेडी नहीं होगी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी क्राइसिस क्रिएट होती है और उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया 1939 में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मित्रों 1939 से लेकर के 1945 तक का जो टाइम पीरियड है इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स और इंडियंस में कई विंग हैं, तो उनको लेकर के कई सारे लोगों के कई सारे मत हैं, ओपिनियन है। जैसे
कांग्रेस कह रहा है कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे इस युद्ध में। कब देंगे? 2 शर्तों पे देंगे। पहला कि युद्ध के तुरंत बाद हमें संविधान सभा चाहिए और जो सेंटर है उसमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करनी होगी, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी होगी केंद्र में। इसके अलावा गांधी जी का ओपिनियन है कि मैं फासिस्ट आइडियोलॉजी के विरोध में हूं, मैं फासिज्म के विरोध में हूं, इसलिए मैं ब्रिटेन का समर्थन करूंगा या भारतीयों को ब्रिटेन का समर्थन करना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में। सब भूल गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुए, है ना, उसके पहले सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके बाद मित्रों कौन समर्थित नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ये समर्थित नहीं थे। इन लोगों का क्या मत था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण ये कह रहे थे कि यही सही टाइम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का। अंग्रेज कमजोर हैं, इनको मार के भगाओ यहां से। इसके बाद मित्रों जवाहरलाल नेहरू जैसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, बाद में आपने देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जैसे तटस्थ रहते हैं उसी तरह यहां पर तटस्थ रहने की बात इन्होंने की है। मार्च 1940 1940 आ गया है, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है। यहां पर मित्रों पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी जाती है कांग्रेस के द्वारा। अध्यक्ष कौन होता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। 1940 के बाद आप देखते हैं 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव लाए जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो दिया जाता है उसमें ब्रिटिश कहते हैं कि युद्धोत्तर हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे युद्ध के बाद, और अगर युद्ध में हम विजयी हो जाते हैं तो आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे। तो किसको ये शर्त मंजूर होगी? कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इसे अस्वीकार किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके अलावा इसी के काउंटर में गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है। इसमें पहला सत्याग्रही कौन था? फर्स्ट वो थे आपके विनोबा भावे, सेकंड थे आपके जवाहरलाल नेहरू और थर्ड थे आपके ब्रह्मदत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पहले सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जेएल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इसके बाद मित्रों 1942 का क्रिप्स मिशन आता है भारत। इसको भी हर कोई अस्वीकार करता है। गांधी जी तो ये भी कहते हैं कि एक असफल बैंक पर जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक है, ये पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फॉलिंग बैंक, एक असफल बैंक पर जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स मिशन। इसके बाद मित्रों कांग्रेस, लीग, उदारवादी महासभा सभी इसको अस्वीकृत कर देते हैं। और इसी के विरोध में आप देखेंगे क्रिप्स मिशन के बाद 8 अगस्त 1942 को आप कह सकते हैं कि वर्धा में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक होती है उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया जाता है। बॉम्बे ग्वालियर टैंक आप कह सकते हैं, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 1915 जब गांधी जी भारत आए थे या उससे पहले जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, तब से लेकर के 1942 तक गांधी जी की आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस। लेकिन यहां पर बड़ी विचित्र बात होती है कि महात्मा गांधी जी ने एक नारा दे दिया, करो या मरो, डू और डाई। मतलब ये पूरा आप कह सकते हैं वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं अब, है ना। मतलब बिना आप कह सकते हैं वायलेंस के जो आज़ादी है वो अचीव नहीं की जा सकती। तो ऐसा नारा गांधी जी के द्वारा दे दिया जाता है। अब यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया गया था। तो ध्यान रखना है, उषा मेहता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के सपोर्ट में बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था। इसने उषा मेहता ने 1944 से 1947 के बीच में लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय होता है। इसी के दौरान आप देखेंगे वेवेल प्लान आता है। 1945 में वेवेल योजना आती है। वेवेल योजना के ही संदर्भ में आप देखेंगे वेवेल के द्वारा 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, शिमला सम्मेलन। और इस सम्मेलन में 21 भारतीय राजनेताओं को जो वेवेल है वो आमंत्रित करता है उनसे बातचीत करने के लिए। देखिए अब अंग्रेजों को आइडिया लग गया है, पता चल गया है कि यहाँ पर भारत में अब हम रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़े स्केल का आंदोलन था। ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। तो उनको ये तो पता था कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, अब इनको ये डिसाइड करना था कि हमें कब यहाँ से जाना है। तो यहाँ पर मित्रों 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान बनाया जाता है। और यहाँ पर मित्रों प्रारंभ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में दोनों ने ही इसका अपोज किया। इसके बाद 16 अगस्त 1946, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे
इसकी घोषणा की जाती है, बहुत सारा वायलेंस होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अंततः 1947 में आप देखेंगे माउंटबेटन योजना आती है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया जाता है और हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आप देखेंगे आज के इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत के इतिहास को पूरा एक तरह से रिवाइज किया है विद कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं वहाँ पर। अगर कालानुक्रम पे प्रश्न आता है तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, एक बार इसको देख करके ही जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बीच बीच में बताए गए हैं, हर इवेंट, हर घटनाओं से संबंधित, उनको भी याद रखें। तो यहाँ पर मित्रों अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में। दूसरों को शेयर जरूर करें जो भी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक बात है, एक मैं आप सभी से आग्रह है कि इसके बाद मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने 3-4 वीडियो में पूरे हिस्ट्री का रिवीजन किया है, उसी तरह 2-3 पार्ट में पूरी पॉलिटी और पूरी ज्योग्राफी का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं कि इसके बाद आपको किस विषय के ऊपर वीडियो चाहिए, पॉलिटी के ऊपर या ज्योग्राफी के ऊपर। आज ही कमेंट करें। थैंक यू सो मच।